इंट्रोडक्शन टू बफर ओवरफ्लो का चैप्टर। सो बफर ओवरफ्लो के चैप्टर में आज मैं क्लास में आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू बफर ओवरफ्लो, एनाटॉमी ऑफ प्रोग्राम मेमोरी इन विंडोज, लो मेमोरी एड्रेस, एनाटॉमी हाई मेमोरी एड्रेस, एनाटॉमी ऑफ प्रोग्राम मेमोरी इन लिनक्स, which is same, the stack, .txt, the stack fundamentals, and uh, and as assembly, disassembly, and buffer overflow. Some example of buffer overflow. So first, let me check. Wait. Yeah, start now. So first हम समझते हैं एक्चुअली में बफर ओवरफ्लो होता क्या है और हमारे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसे करने के लिए। सो फर्स्ट हमें जो है बफर ओवरफ्लो होता है, एक बफर ओवरफ्लो होता है हमारे पास कोई प्रोग्राम है, कोई भी बाइनरी है, या तो वो ELF हो सकती है या आपकी PE होती है। ELF मीन्स आपके ELF जो होती हैं वो होती है हमारी लिनक्स बाइनरीज, ओके। एंड आपकी PE होती है पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल, ये होती है विंडोज़ की, हमारी DLLs एंड EXE फाइल्स, ओके। सो हम जब इनको कोई प्रोग्राम है वो चल रहा है और चलने के बाद वो हमसे कोई यूज़र से इनपुट ले रहा है या फिर कहीं से भी वो इनपुट ले रहा है और वो सही से वो जो कोई वल्नरेबल फंक्शन यूज़ कर रहा है या फिर कुछ लिमिट्स यूज़ कर रहा है और हम उसको एक प्रोग्राम 10 इनपुट्स ले रहा है सिर्फ यूज़र से, ओके। और हम 10 से ज़्यादा उसे इनपुट दे रहे हैं, 10 से हम 20 इनपुट दे रहे हैं, तो वहाँ पे एक सिचुएशन आ जाती है बफर ओवरफ्लो की। मतलब जो हमने बफर प्रोवाइड किया था, हमने जो लिमिट प्रोवाइड की थी उस प्रोग्राम को, वो 10 वैल्यूज़ थी, 10 स्ट्रिंग्स थी या फिर 10 कैरेक्टर्स थे, लेकिन जब हम उसको वैल्यूज़ दे रहे हैं वो 20 वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो इसका मतलब वो उस वैल्यूज़ को जो वैल्यू हैं उनको उनको ओवरफ्लो कर देगा अपनी मेमोरी में। सो उस सिचुएशन को हम बफर ओवरफ्लो बोलते हैं। सो एनाटॉमी ऑफ प्रोग्राम मेमोरी इन विंडोज। सो हमारी जो प्रोग्राम मेमोरी होती है वो वर्क करती है, उसका लोअर मेमोरी एड्रेस होता है ये आपका 0, एंड हायर मेमोरी एड्रेस होता है आपका ये OX हेक्साडेसिमल वैल्यूज एंड 0xFFFF, ओके। सो सपोज हमारा जो स्टैक है जहाँ हम वर्क करते हैं, ओके, तो सेम ही हमारा इसका लिनक्स का होता है, सेम ही हमारे विंडोज़ का होता है, ओके। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो स्टैक है वो वर्क कैसे करता है। हमारे जो प्रोग्राम प्रोसेस मेमोरी है वो हमारी वर्क करती है प्रोग्राम प्रोसेस मेमोरी। पहले वो हम जब भी हमारे पास सोर्स कोड होता है किसी भी प्रोग्राम का, वो .txt में होता है। वो .txt के होने के बाद वो .data मतलब लोकल वेरिएबल्स एंड ये इनिशियलाइज्ड वैल्यूज़ होती हैं, बेसिकली इनिशियलाइज्ड वैल्यूज़ या इनिशियलाइज्ड होता है डेटा पूरा। ये जो हमारा प्रोग्राम ये एक प्रोग्राम मेमोरी है, ठीक है, ये इतनी एक प्रोग्राम मेमोरी है। सो फर्स्ट जो होगा उसका लोअर एड्रेस वो होता है हमारा .txt, ओके। .txt मीन्स सोर्स कोड, ओके। देन हमारा डेटा जो हमारे एनवायरमेंटल और स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए होता है और वो इनिशियलाइज्ड होता है। फिर होता है हमारा BSS। सो BSS अनइनिशियलाइज्ड होता है, अनइनिशियलाइज्ड, ओके। फिर आता है हमारा हीप जो होता है, हीप हमारी डायनामिक वैल्यूज जो होती हैं मैलोक, कैलोक, फ्री, इनको इनको स्टोर करने के लिए। एंड देन हमारा जो इसके बाद होती है हमारी मेमोरी, जो हमारी खाली मेमोरी होती है। देन हमारा आता है स्टैक जो होता है, स्टैक की एक थ्योरी है, वो जो वैल्यूज लेता है वो उनको लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जिनको एक हमारे स्टैक, सपोज एक हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है एंड ये कंटेनर जो है वैल्यूज ले रहा है। इस कंटेनर में हमने कंटेनर प्रोवाइड करा है, मतलब हम हर प्रोग्राम में हर थ्रेड का एक अलग बफर होता है। सो उस बफर को हमने एक वैल्यू प्रोवाइड करी है कि ये बफर जो स्टैक है, बफर मीन्स द स्टैक ऑफ दैट प्रोग्राम। सो
हमने इसको वैल्यू प्रोवाइड करी है कि, या फिर हमने इसको लिमिट दी है कि बस ये 10 वैल्यूज ही स्टोर कर सकता है, 10 ही ले सकता है ये। मतलब हमने 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो हमारा जो स्टैक है अब, इसमें 10 स्ट्रिंग्स हैं, 10 बिट्स हैं। ओके, और हमने 10 कहीं पे डिजाइन मतलब डिफाइन किया हुआ है टू 10, और या फिर कैरेक्टर इक्वल्स टू बफर इक्वल्स टू 10। सो हमारा जो बफर है वो 10 है, और सपोज इस बफर को हमने जो प्रोग्राम है वो बफर की वैल्यूज ये 10 है, और हम चाह रहे हैं कि इसको अगर हम इसे ओवरफ्लो करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्वियसली 10 से ज़्यादा वैल्यूज डालेंगे इसमें। तो फिर उसके बाद क्या करेगा, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है जो चल रहा होता है, तो उस बफर के लिए एक अलग से, मतलब उसको ओवरफ्लो करके विदाउट एनी चेकिंग वो एक अलग से मेमोरी, एग्जीक्यूशन मेमोरी प्रोवाइड करा देगा। और जो हमारा मेलिशियस बफर इन 10 लैजिट बफर्स के बाद में जाएगा, वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स हम जो स्टैक मेमोरी है उसमें अपने मेलिशियस शेल कोड वगैरह या फिर कोई भी मेलिशियस स्ट्रिंग्स वगैरह डाल सकते हैं इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट एंड इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू द सिस्टम। ओके, सो ये होती है हमारी बफर ओवरफ्लो। ओके, सो हम बेसिक असेंबली देखेंगे, हमारे कौन कौन से रजिस्टर्स वगैरह यूज होते हैं, क्या होते हैं। ओके, सो अगर आपको असेंबली अच्छे से पढ़नी है तो आप ये साइट है wiki.skillsecurity.org, इस पे आप देख सकते हैं। सो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर इज लाइक ए वेरिएबल एक्सेप्ट दैट देयर आर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ईच रजिस्टर्स इज अ स्पेशल स्पॉट इन द सीपीयू वेयर अ सिंगल वैल्यू इज स्टोर्ड। ओके, बेसिकली ये वेरिएबल्स, यू कैन से, हाँ वेरिएबल्स होते हैं फॉर असेंबली लैंग्वेज। सो हमारे जो होते हैं ये, सो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वॉलेटिलिटी से। वॉलेटाइल मीन्स लाइक इनकी जो वैल्यूज होती है वो चेंज होती रहती है, वो डायनेमिक होते हैं, इनका काम वैल्यूज स्टोर करना होता है। सो इनमें से जो वॉलेटाइल होते हैं वो ECX एंड EDX होते हैं, और नॉन वॉलेटाइल होते हैं EBX, ECI, EDI एंड EBP, और इसमें होते हैं स्पेशल्स EX एंड ESP। ओके, सो फर्स्ट हम EX, हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं, हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो होते हैं वो होते हैं AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, SP। ओके, सो हमारे जो ये 8 होते हैं सपोज, ठीक है, हम असेंबली करते हैं। असेंबली स्टार्ट होती है हमारी AX, BX, ये मैं जो बता रहा हूँ अभी ये हमारी 16 बिट असेंबली है। AX, BX, CX, DX, ओके, और SI, DI, BP एंड SP, ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो होगा, हाँ वेट, सो ये जो रजिस्टर्स होते हैं इनमें 2 होती हैं। AH मतलब ये हायर वैल्यूज के लिए होते हैं, और ये AX का ये लोअर, AX हायर, AX का ये हायर है, ओके, एंड ये लोअर, लाइक लोअर इंस्टेंस है इसका। एंड एक हमारा BL, HL, सॉरी वेट, BH एंड BL, ओके, एंड CH एंड CL। सो बेसिकली ये सारे इसके जैसे ही होते हैं, बट ये जो इनके बीच में डिफरेंस ही होता है। तो हम 8 बिट्स जो होते हैं हमारे 16 बिट रजिस्टर के लिए, तो हम 8 बिट्स तो देते हैं AL को फॉर लोअर प्रोग्रामिंग और लोअर प्रोसेस प्रोग्रामिंग, लोअर प्रोसेस मेमोरी स्टोरेज, एंड हम देखते हैं, और हायर के लिए देते हैं 8 बिट्स इसको। मतलब AX की जो है ना वो वैल्यूज 2 फेसेस में डिवाइड है, एक तो AH एंड AL, एंड BX की भी BH एंड BL एंड CH एंड CL। इसमें सबकी ऐसी है DH एंड DL और SH एंड SL। सो बेसिकली हम ऐसे वैल्यूज देते हैं, और हम इसको पहचानते कैसे हैं, अगर हमारा जो रजिस्टर है वो AX और BX CX से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हम अभी 16 बिट असेंबली की बात कर रहे हैं।
और हमारा जब ई बी एक्स जहाँ पे हमारा ई लग जाएगा वो हमारी 32 बिट असेंबली होगी, और जहाँ हमारा आर लग जाएगा आर ए एक्स आर बी एक्स सब सेम ही होता है, बस इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस बिट्स चेंज हो जाती हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे अब 8 बिट्स ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं और लाइक 8 बिट्स हैं 1 2 3 4 8, ओके, हमको अगर हम हमारे पास यहाँ पे 8 बिट्स हैं 16 बिट्स, सॉरी 16 बिट्स की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास 16 बिट्स है तो हमारी 16 बिट्स में वैल्यू स्टोर होगी, और हमारे पास अगर 32 बिट है ई एक्स तो हमारी 32 बिट्स में वैल्यूज स्टोर होंगी, और हमारा आर एक्स है तो हमारी 64 बिट्स में होंगी, ओके, मीन्स हाँ 64 बिट्स। सो हमारा जो एक बाइट होता है ना वो 8 बिट्स का होता है, एज यू नो। हमारे पास जो अगर हमारे पास वन बाइट वैल्यू इक्वल्स टू 8 बिट्स, ओके। सो इस तरीके से ये स्टोर होती है। सो हम इनके बारे में, रजिस्टर्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। EX is a 32-bit general purpose register with two common uses: to store the return value of a function and a special register for certain calculation. It is technically a volatile register since the value is not preserved. Instead, its value is set to the return value of a function before a function returns, other than ESP. Okay, this is probably the most important register to remember for this reason. EX is also used to specifically in certain calculations such as multiplication, division as a special register. So basically जो हमारा ये EX स्टोर होता है वो वैल्यूज रिटर्न करने के लिए होता है, और हमारा कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, हमारे जो हम अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनके लिए यूज होता है, ओके। सो नाउ हमारा EBX है। EBX is a non-volatile general purpose register. It has no specific use, but it's often set to commonly used values such as 0 throughout a function to speed up calculations. So EBX non-volatile होता है, general purpose register है ये भी। It has no specific, को इसके पास इसका कोई यूज नहीं होता, but is often set to commonly used values such as 0 throughout a function to speed up calculation. Okay, so ECX is volatile general purpose register that is occasionally used for function parameter or as a loop counter. Function of the fast call convention pass the first two parameters to a function using ECX and EDX. Additionally, when calling a member function of a class, a pointer to that class is often passed in ECX no matter what the calling convention is. Okay. So additionally, ECX is often used as a loop counter for loop generally, although not always. Set the accumulator variable to ECX instruction rep instruction, also use ECX as a counter. So ये counter register क्या होता है? For like हम loops वगैरह use करते हैं या फिर calling conventions के लिए use होता है, okay. Next हमारा EDX. EDX is a volatile general purpose register that is occasionally used as function parameter. Like ECX, EDX is used for functions. Besides fast call, EDX is generally used for storing short-term variable with a function. Okay. So EDX जो हमारा होता है वो volatile general purpose register होता है जो occasionally हमारे function parameter को store करता है, और हमारा आ गया ESI. ESI is non-volatile general purpose register that is often used as a pointer, especially for rep class instruction, which require a source and a destination for data. ESI points to the source .esi. ESI often store data that is used throughout a function because it does not change. Okay. So हमारे non-volatile होता है और ये change नहीं होता, और mostly जो है specifically like क्लास इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए होता है यूज, ओके। EDI is a non-volatile general purpose register that is often used as a pointer. It is similar to ESI except that is generally used as the destination for data, okay. So EBP, base pointer, is a non-volatile general purpose register that has two distinct uses depending on common settings. It is either a frame pointer or a general purpose register. If compilation is not optimized or code is written by hand, EBP keep tracks for where the stack is beginning of a function. So हमारे stack में बहुत सारी like ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो हमारा क्या करता है बेस पॉइंटर होता है इसका पूरा नाम। तो बेस पॉइंटर क्या करता है? बेस पॉइंटर हमारे स्टैक को एक ट्रैक पर रखता है ताकि वो उसके जो वो एक्शन डायनामिकली परफॉर्म करता है तो उसको वो भूले ना, और उसके जो ट्रैक्स है वो मतलब
अपने ट्रैक पर है. So because the stack change throughout a function, having EBP set to the original value allows variables stored on the stack to be referenced easily. This will be export details when the stack is expanded. Okay. अब हमारा है स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर इज अ स्पेशल रजिस्टर दैट स्टोर्स ए पॉइंटर टू द टॉप ऑफ द स्टैक. ओके, ये टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर एक वैल्यू लाइक एसपी इज अ स्पेशल रजिस्टर दैट स्टोर्स ए पॉइंटर टू द टॉप ऑफ द स्टैक. ओके, तो ये एक पॉइंटर स्टोर करता है जो स्टैक के टॉप पे रहती है और वो बेस पॉइंटर बेस पे रहती है. तो एट अ लोअर वर्चुअल एड्रेस टू द बॉटम एज द स्टैक ग्रोज डाउनवर्ड इन मेमोरी टुवर्ड्स द हीप. मैथ इज रियली डन डायरेक्टली on ESP and the value of ESP must be the same at the beginning and the end of each function. Okay, ESP will examine in much greater detail in later section. Okay. So हमारा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है जिससे हम पूरा बफर ओवरफ्लो करते हैं और जो बफर ओवर के लिए लाइक एक की है वो होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. सो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज ए स्पेशल पर्पस रजिस्टर विच इज स्टोर्स ए पॉइंटर टू द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट इज करंटली एग्जीक्यूटिंग. मतलब ये जो हमारा लाइक एड्रेस जो होता है ये उसको पॉइंट करके रखता है जो एड्रेस अभी करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है. और मेकिंग ए जंप इज लाइक एडिंग ए सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन. लाइक हम जब अगर हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर किसी फंक्शन पे है लाइक अभी हमारा यहाँ पे है और ये फिर ये लाइक जंप कर रहा है +4 वैल्यू पे, तो ये इसका काम होता है वैल्यूज को एग्जीक्यूट करना, फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना और उसकी जो नेक्स्ट वैल्यूज है जो कॉलिंग कर रहा है वो उस पर जंप करना. ओके, सो ये हमारी बेसिक वल्नरेबिलिटी की वजह से हमारा बफर ओवरफ्लो होता है. सो बेसिकली मेरे पास एक सिंपल कोड है और जिसको मैं एक्सप्लोइट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा भी कन्फिग्रेशन अभी जो हमारा लिनक्स या विंडोज़ वगैरह हम जो यूज़ करते हैं वो सिक्योर होता है बफर ओवरफ्लो के लिए. तो हमें थोड़ी चीज़ें मिसकन्फिगर करनी पड़ेंगी इनको एक्सप्लोइट करने के लिए. तो फर्स्ट मैं आपको पहले ये कोड समझा देता हूँ. एक कोड मैंने लिखा हुआ है. ओके, तो एक कोड है जिसमें मैंने एक एरे डिफाइन किया हुआ है बफर जो 10 के आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है. ओके, सपोज तो 10 आर्ग्यूमेंट ले रहा है और ये रहा कैरेक्टर. सो यहाँ पे मैंने इसको 10 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं. सो अगर 10 से ज़्यादा मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं तो जो 10 के बाद के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बफर ओवरफ्लो पे जो हमारा होगा उन्हें विदाउट एनी फिल्टर उनको एग्जीक्यूट कर देगा उनको साथ में. तो वो एक सेगमेंटेशन एरर मुझे दे देगा कि हाँ कि आपका जो है ये मतलब वैल्यूज जो है जो जितना आपको स्ट्रिंग कॉपी में चाहिए था उससे ज़्यादा. तो हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ हो रहा है जो हमारा पहले से ही वल्नरेबल होता है. इसके बारे में आप देखोगे तो ये वल्नरेबल पहले से ही. तो हम इसके 10 आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा हम इसको दे रहे हैं तो यहाँ पे इसको हम बफर ओवरफ्लो बोलते हैं. ओके, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी के लिए ये लगा दूँ ना तो ये हमारा सिक्योर हो जाता है कोड. और जहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग str कॉपी है, strcpy है, ये हमारा वल्नरेबल है और जहाँ पे ये आ जाता है वो इसको सिक्योर कर देता है. ओके गाइस, तो हमारे सिंपल कोड ऐसा होता है. और आप इसको इसके जैसे 2-3 कोड और देखो जो सिंपल कोड है बफर ओवरफ्लो के, आप आराम से उन्हें देख सकते हो और समझ सकते हो कि बफर ओवरफ्लो के अंदर क्या चल रहा होता है. हमने एक बार मैं फिर से बता देता हूँ. बफर को हमने 10 आर्ग्यूमेंट्स दिए थे बफर स्ट्रिंग को और हम यहाँ पे 10 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स इसमें स्टोर करा रहे हैं. तो 10 से ज़्यादा स्टोर आर्ग्यूमेंट करा रहे हैं तो 10 तक तो वो कर लेगा, लेकिन उसके बाद का जो आर्ग्यूमेंट है वो पूरे सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा हमें और उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. मतलब लाइक उसको हम इसमें स्टोर नहीं कर पाएंगे, वो एज अ मैलिशियस पेलोड हमारा वर्क करेगा. सो हम नेक्स्ट क्लासेस में हम पूरा देखेंगे कि हम कैसे एक्सप्लोइट कर सकते हैं बफर ओवरफ्लो को और हमें पहले क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है अपने बफर ओवरफ्लो को एक्सप्लोइट करने के लिए. ओके गाइस.